जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज के भाग 32 में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे भगत सिंह के लिखे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख की, जो अपनी फांसी से 66 दिन पहले 15 जनवरी 1931 को उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में बैठकर लिखा। इस लेख का टाइटल है ड्रीम लैंड की भूमिका, इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड। अब ये क्या चीज है? असल में एक और क्रांतिकारी थे, लाला राम सरन दास। मेरे पास एक पुस्तक है, रिवोल्यूशनरीज इन डायलॉग। इसमें दो क्रांतिकारियों के बीच बात हो रही है। एक क्रांतिकारी, जैसे मैंने कहा, लाला राम सरन दास, और दूसरे बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह। लाला राम सरन दास पंजाब में कपूरथला के रहने वाले थे और 1907-8 में ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था, उससे भी इनका संबंध रहा है। लिबर्टी नाम का एक क्रांतिकारी पर्चा छपा था, जो कपूरथला की एक प्रेस में छपा, जिसे लाला राम सरन दास ही चलाया करते थे। इसके बाद 1915 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जो गदर पार्टी के क्रांतिकारियों पर था। ये उसमें भी गिरफ्तार हुए और उस मुकदमे में पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जो बाद में लाइफ ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट हो गई। 6 साल पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में रहे, वहां यातनाएं सही, और उसके बाद मद्रास जेल में इनको ट्रांसफर कर दिया गया। वर्ष 1926 में लाला राम सरन दास को अपने पिता और पत्नी की ओर से पत्र मिलता है, जिसमें इनको सलाह दी गई कि आप माफी मांग लें, जेल से रिहाई हो जाएगी। वैसे जेल से रिहाई इनकी वैसे भी नजदीक आ रखी थी, ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन परिवार से ऐसा पत्र पाकर ये बहुत दुखी हुए, और वो दुख इनके दिलो दिमाग में ऐसा बैठ गया कि रात को जब सोए तो स्वप्न में भी कुछ ऐसी बातें चलती रही। ये स्वयं लिखते हैं कि फिर मैं उठा रात को 11 बजे तो एक छंद अंग्रेजी में कविता के रूप में ये कह गए। वो छंद क्या था वो तो हम बाद में बताएंगे, पर उसके बाद इन्होंने उस मीटर में पूरी कविता लिखनी शुरू कर दी, और अंग्रेजी में वो लंबी कविता हो गई, अपने आप में एक पुस्तक बन गई। वो ड्रीमलैंड के नाम से, सपनों का देश, कैसा हो देश कैसी हो दुनिया, इनकी कल्पना की दुनिया कैसी हो। ये ईश्वर में अगाध विश्वास रखते थे। खैर, 1927 में जेल से इनकी रिहाई हुई। अब ये वापस पंजाब पहुंचे। अब पंजाब में क्रांतिकारियों की नई पीढ़ी आ चुकी थी, जिसमें सरदार भगत सिंह थे, सुखदेव थे और बाकी साथी। भगत सिंह के परिवार से इनका पुराना संबंध था। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह के साथ इन्होंने काम किया था, पिता किशन सिंह जी के साथ भी काम किया था। अब ये भगत सिंह के संपर्क में आते हैं और अब उनकी पार्टी से जुड़ जाते हैं। एक पीढ़ी पहले के क्रांतिकारी थे। भगत सिंह भी गिरफ्तार होते हैं, उनके साथी गिरफ्तार होते हैं, और अब भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलता है 1929-30 में। यह भी 1929 में दोबारा गिरफ्तार होते हैं। जेल में इन्होंने भगत सिंह से कहा कि ड्रीमलैंड मैंने जो कविता लिखी थी वो पुस्तक अपने आप में छपेगी, आप उसका इंट्रोडक्शन लिखें, आपसे बेहतर कोई है नहीं जो इंट्रोडक्शन लिखे। अब भगत सिंह नास्तिक थे, एथिस्ट थे, और लाला राम सरन दास, ईश्वर में अगाध आस्था थी उनकी। तो लाला राम सरन दास ने जिस तरह से लिखा वो भगत सिंह की आइडियोलॉजी से तो कहीं मैच नहीं करता था, लेकिन एक मित्र की, एक वरिष्ठ मित्र की वो इच्छा थी, तो इन्होंने मना भी नहीं किया, और इन्होंने फिर उस पुस्तक के लिए, ड्रीमलैंड के लिए, इंट्रोडक्शन लिखा। और भगत सिंह कहते हैं कि देखिए, मैं कवि नहीं हूं और उसकी मीटर मात्रा का भी मुझे ज्ञान नहीं है, एक पॉलिटिकल स्टूडेंट की तरह मैं इसका एनालिसिस करके और जो भी है मैं कहूंगा, और उन्होंने वो लिखा। तो जहां जहां वो सहमत नहीं थे लाला राम सरन दास से, अपने आर्टिकल में भगत सिंह ने उसको स्पष्ट रूप से लिखा। जब लाला राम सरन दास जेल से वो रिहा, 2 साल की सजा हुई थी, वो रिहा भी हो गए फिर, तो जब पुस्तक छपने की बारी आई तो लाला राम सरन दास सहमत नहीं थे जो भगत सिंह ने लिखा। अब देखिए, कमाल की बात है, ड्रीमलैंड कविता की बहुत सी बातों से भगत सिंह सहमत नहीं है, तो भगत सिंह ने जो आर्टिकल लिखा उसी पुस्तक के इंट्रोडक्शन के लिए, उसकी कई बातों से
लाला रामशरण दास सहमत नहीं है। तो लाला रामशरण दास ने एक प्रीफेस लिखा उसी पुस्तक के लिए और अपने आप को जस्टिफाई किया कि मैंने ऐसी कविता जो लिखी है उसके पीछे का भाव क्या है। तो लाला रामशरण दास ने क्या लिखा था उसकी आज बात नहीं करेंगे, उसको अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे। आज आपको दिखाते हैं भगत सिंह का लिखा आर्टिकल इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, ड्रीमलैंड की भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे लायक दोस्त लाला रामशरण दास ने मुझसे अपनी पुस्तक ड्रीमलैंड की भूमिका लिखने के लिए कहा है। मैंने तो कवि हूं, न साहित्यकार, न मैं पत्रकार हूं और न ही आलोचक, इसलिए मैं उनकी इस मांग का कोई औचित्य नहीं खोज पा रहा हूं। लेकिन मैं जिन परिस्थितियों में हूं वे मुझे लेखक से इस मामले पर बहस अथवा तर्क वितर्क करने की सुविधा प्रदान नहीं करती और इस प्रकार इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ती कि मैं अपने मित्र की इच्छा पूरी करूं। चूंकि मैं कवि नहीं हूं, इसलिए मैं इस पर उस दृष्टिकोण से बहस करने नहीं जा रहा हूं। मुझे छंद और तुक का बिल्कुल ज्ञान नहीं है और मैं यह भी नहीं जानता कि तुक के मानदंडों से परखने पर यह सही साबित होगी या नहीं। साहित्यकार न होने के नाते राष्ट्र के साहित्य में उसे उचित स्थान दिलाने के दृष्टिकोण से भी मैं उस पर बहस करने नहीं जा रहा हूं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अधिक से अधिक इस पर उसी दृष्टिकोण से बात कर सकता हूं। लेकिन यहां भी एक बात मेरे काम को करीब करीब असंभव बना देती है, क्योंकि मैं पुस्तक के विषय के बारे में लेखक से सहमत नहीं हूं। मैं अपने मित्र से सभी मामलों पर एकमत नहीं हूं। वे इस बात को जानते थे कि मैं बहुत से बुनियादी प्रश्नों पर उनसे मतभेद रखता हूं। इसलिए मैं जो लिखने जा रहा हूं वह किसी भी हालत में पुस्तक की भूमिका नहीं होगी। वह बहुत कुछ उसकी आलोचना हो सकती है और इसलिए उसका स्थान पुस्तक के अंत में होगा, आरंभ में नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में ड्रीमलैंड का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मौजूदा स्थिति में वह आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा कर रही है। दरअसल आधुनिक इतिहास में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला हर राजनीतिक आंदोलन आदर्शहीन रहा है। क्रांतिकारी आंदोलन भी इसका अपवाद नहीं है। एक गदर पार्टी को छोड़कर, जिसने अमेरिकी ढंग की सरकार से प्रेरित होकर स्पष्ट कहा था कि वह भारत की मौजूदा सरकार को हटाकर उसके स्थान पर प्रजातांत्रिक प्रकार की सरकार स्थापित करना चाहती है। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद मुझे ऐसी एक भी क्रांतिकारी पार्टी नहीं मिली जिसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो कि वह किस बात के लिए लड़ रही है। अन्य सभी पार्टियों में जो लोग थे वे मात्र इतना जानते थे कि उन्हें विदेशी शासकों से लड़ना है। वह विचार अपने में बहुत सराहनीय है, लेकिन उसे क्रांतिकारी विचार नहीं कहा जा सकता। हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्रांति का मतलब मात्र उथल पुथल या एक खूनी संघर्ष नहीं है। जब हम क्रांति की बात करते हैं तो उसमें मौजूदा हालात को पूरी तरह ध्वंस करने के बाद समाज के व्यवस्थित पुनर्गठन के कार्यक्रम की बात निहित है। राजनीतिक क्षेत्र में उदारतावादी लोग मौजूदा सरकार के नीचे रहकर ही कुछ सुधार चाहते थे, जबकि उग्रवादी लोगों की मांगें कुछ अधिक थीं और वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उग्र उपायों से काम लेने के लिए तैयार थे। क्रांतिकारी हमेशा उग्र उपायों के हक में रहे हैं और उनका विचार रहा है विदेशी आधिपत्य को उखाड़ फेंकना। निस्संदेह इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो इन उग्र उपायों से कुछ और सुधार प्राप्त करना चाहते थे। इन सभी आंदोलनों को सही अर्थों में क्रांतिकारी नहीं कहा जा सकता, लेकिन लाला रामशरण दास पहले क्रांतिकारी हैं जिन्हें पंजाब में एक बंगाली फरार ने 1908 में औपचारिक तौर पर क्रांतिकारी पार्टी में भर्ती किया था। तब से वे लगातार क्रांतिकारी आंदोलन के संपर्क में रहे और अंत में वे गदर पार्टी में भर्ती हो गए। लेकिन आंदोलन के आदर्श के बारे में उन लोगों के जो पुराने विचार थे उनका उन्होंने परित्याग नहीं किया।
पुस्तक की खूबसूरती और उसके मूल्य को बढ़ाने वाली एक और भी दिलचस्प बात है कि लाला रामचरण दास को 1915 में मृत्यु दंड मिला था। बाद में वह सजा घटाकर आजीवन कारावास कर दी गई थी। आज स्वयं फांसी की कोठरी में बैठकर अपने पाठकों से साधिकार कह सकता हूं कि आजीवन कारावास मौत की बनिस्बत अपेक्षाकृत कहीं अधिक कठोर दंड है। लाला रामचरण दास को पूरे 14 साल जेल में बिताने पड़े थे और उन्होंने यह काव्य दक्षिण की किसी जेल में लिखा था। लेखक की उस समय की मनोदशा और मानसिक संघर्ष की काव्य पर स्पष्ट छाप है और वह इसे और भी सुंदर तथा दिलचस्प बना देती है। इस काव्य को लिखने का निश्चय करने से पहले वह किन्हीं अवसादपूर्ण मनोभावों के विरुद्ध कठिन संघर्ष करता रहा है। ऐसे समय पर जब बहुत से साथी आश्वासन देकर छूट गए थे और सबके सामने उसके सामने भी बड़े बड़े प्रलोभन थे, और जब पत्नी तथा बच्चों की मधुर एवं दुखद स्मृतियां मुक्ति लाभ की प्रबल आकांक्षा को और अधिक बल दे रही थीं, तब उसे इन सब बातों के पस्त करने वाले प्रभाव के खिलाफ कठिन संघर्ष करना पड़ता था और उसने अपना ध्यान इस काव्य रचना की ओर मोड़ दिया था। यही कारण है कि काव्य के प्रारंभिक पदों में हमें इस प्रकार का आकस्मिक भावोद्वेग मिलता है। वाइफ, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स दैट मी सराउंड वर पॉइजनस स्नेक्स ऑल अराउंड। पत्नी, पुत्र, मित्रगण मेरे जो मुझको रहते हैं घेरे, विषधर नाग सदृश थे ये सब, देते रहते चहुं दिश फेरे। वह आरंभ में दर्शन की बात करता है। यह दर्शन बंगाल तथा पंजाब के सभी क्रांतिकारी आंदोलनों की रीढ़ है। मेरा लेखक से इस पॉइंट पर बहुत बड़ा मतभेद है। उसकी विश्व की व्याख्या हेतुवादी एवं पारलौकिक है, जबकि मैं एक भौतिकवादी हूं और गोचर जगत की मेरी व्याख्या कारण संबद्ध होगी। फिर भी यह रचना किसी हालत में असामयिक नहीं है। हमारे देश में जो साधारण विचार प्रचलित हैं वे लेखक द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से अधिक मेल खाते हैं। उस समय की अपनी उदासी की मनोदशा से लड़ने के उद्देश्य से उसने प्रार्थना का मार्ग अपनाया है। यह इस बात से स्पष्ट है कि पुस्तक का सारा प्रारंभिक भाग ईश्वर, उसकी स्तुति और उसकी परिभाषा आदि को अर्पित है। ईश्वर पर विश्वास रहस्यवाद का परिणाम है और रहस्यवाद मानसिक अवसाद की स्वाभाविक उपज है। यह जगत माया है या मिथ्या है, एक स्वप्न या कल्पना है, ऐसे विचारों को रहस्यवाद कहते हैं। इन विचारों को पुराने जमाने के शंकराचार्य तथा उन जैसे अनेक दार्शनिकों ने जन्म दिया और विकसित किया था, लेकिन भौतिकवादी दर्शन के अंतर्गत इस प्रकार की विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर भी लेखक का यह रहस्यवाद किसी भी रूप में हीन, ओछा या खेद उत्पादक नहीं है। उसका अपना सौंदर्य एवं आकर्षण है। उसके विचार उत्साहवर्धक हैं। देखिए, बी अ फाउंडेशन स्टोन ऑब्स्क्यूर एंड ऑन दाई ब्रेस्ट cheerfully bear the architecture vast and hues. In suffering find true refuse. Envy not the plastered top stone on which all worthy praise is thrown, etc. etc. अर्थात निगाह से ओझल छिपे हुए बुनियाद के पत्थर बनो और अपने सीने पर सहर्ष बर्दाश्त करो विशाल और भारी इमारत का बोझ। कष्ट सहन में अनुभव करो सच्ची शरण, करो न ईर्षा द्वार पर जड़े पत्थर से, जिस पर उड़ेलता है जग सारी प्रशंसा। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं साधिकार कह सकता हूं कि गुप्त कार्यों में जब मनुष्य को लगातार खतरे का जीवन बिताना पड़ता है, आशा रहित और निर्भय, हमेशा अजानी सम्मान रहित संगीतहीन मृत्यु के लिए तत्पर, तब ऐसे अवसरों पर व्यक्तिगत प्रलोभनों और इच्छाओं से वह इस प्रकार के रहस्यवाद के सहारे लड़ सकता है।
और ऐसा रहस्यवाद किसी प्रकार से भी पस्ती या शिथिलता उत्पन्न करने वाला नहीं होता। लेखक ने एक क्रांतिकारी की मनोवृत्ति का वर्णन किया है। लाला राम सरनदास एक ऐसी क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे जिसे बहुत से हिंसक कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि क्रांतिकारी लोग बर्बादी और तबाही में सुख अनुभव करने वाले खून के प्यासे दानव होते हैं। देखिए, यदि आवश्यकता हो तो ऊपर से उग्र एवं भयानक बनो, लेकिन अपने दिल में हमेशा नम्र रहो। फुफकारो यदि आवश्यकता हो, किंतु काटो मत। दिल से प्यार करो और ऊपर से लड़ो। निर्माण के लिए ध्वंस आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्रांतिकारियों को उसे अपने कार्यक्रम के आवश्यक अंग के रूप में अपनाना पड़ता है, और हिंसा और अहिंसा के दर्शन का उपरोक्त पंक्तियों में बहुत खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। लेनिन ने एक बार गोर्की से कहा था कि ऐसा संगीत सुनने को नहीं मिला जो शरीर के तंतुओं में प्राण फूंक दे, और यह कि ऐसा संगीत सुनकर उनकी इच्छा कलाकारों के सिर थपथपाने की होती है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन यह समय सिर थपथपाने का नहीं है। इस समय तो हाथों का काम सिरों को तोड़ने का है। यद्यपि हमारा अंतिम उद्देश्य हर प्रकार की हिंसा को समाप्त करना है, जब क्रांतिकारियों को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में हिंसात्मक उपायों से काम लेना पड़ता है, तो वे भी ठीक ऐसा ही अनुभव करते हैं। इसके बाद लेखक ने आपस में टकराने वाले विभिन्न धर्मों की समस्या को लिया है। वह सभी धर्मों में तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, जैसा कि प्राय सभी राष्ट्रवादी करते हैं। प्रश्न को सुलझाने का यह तरीका लंबा और गोलमोल है, और जहां तक मेरा सवाल है, मैं इसे कार्ल मार्क्स के एक वाक्य में यह कहकर रद्द कर दूंगा कि धर्म जनता के लिए अफीम है। अंत में उसकी कविता का सबसे महत्वपूर्ण वह हिस्सा आता है जहां उसने भावी समाज के बारे में लिखा है, जिस समाज की स्थापना के लिए हम सब लालायित हैं। लेकिन मैं आरंभ में ही एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ड्रीमलैंड सचमुच का एक स्वप्न लोक है। लेखक ने बड़े ही निष्कपट भाव से पुस्तक के शीर्षक द्वारा इसे स्वीकार कर लिया है। वह इस विषय पर कोई वैज्ञानिक थीसिस लिखने का दावा नहीं करता। ड्रीमलैंड शीर्षक इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। लेकिन स्वप्न लोकों की निश्चित रूप से सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है। सेंट साइमन, फूरिये और रॉबर्ट ओवेन तथा उनके सिद्धांतों के अभाव में मार्क्सवादी वैज्ञानिक समाजवाद भी न होता। जब हमारे कार्यकर्ता अपने आंदोलन के दर्शन को व्यवस्थित रूप देने और आंदोलन के बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण गढ़ने के महत्व को समझेंगे, उस समय यह पुस्तक उनके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। मैंने यह बात मार्क की है कि लेखक की अभिव्यक्ति शैली परिमार्जित नहीं है। अपने स्वप्न लोक का वर्णन करते समय लेखक मौजूदा समाज के विचारों से अछूता नहीं रह गया है। जरूरतमंदों को दान देना, भविष्य के समाज में अर्थात कम्युनिस्ट समाज में जिसका हम निर्माण करना चाहते हैं, हम धर्मार्थ संस्थाएं स्थापित करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उस समाज में न गरीब होंगे, न जरूरतमंद, न दान देने वाले, न दान लेने वाले। इस असंगति के बावजूद लेखक ने प्रश्न को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है। पुस्तक में लेखक ने समाज की जिस साधारण रूपरेखा पर बहस की है, वह बहुत कुछ वैसी ही है जैसी वैज्ञानिक समाजवाद की, लेकिन उसमें ऐसी बातें भी हैं जिनका विरोध या प्रतिवाद आवश्यक है, या यूं कहा जाए कि उनमें सुधार आवश्यक है। मिसाल के तौर पर 427वें पद के नीचे दी हुई टिप्पणी में वह लिखता है कि राजकर्मियों को अपनी रोजी कमाने के लिए प्रतिदिन 4 घंटे खेतों पर या कारखानों में काम करना चाहिए। लेकिन यह अव्यवहारिक तथा हवाई बात है। यह बात शायद आज की व्यवस्था में राज कर्मचारियों को जो ऊंचा वेतन दिया जाता है, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया की ही उपज है।
दरअसल बाल सेवकों को भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि दिमागी काम उतना ही उत्पादक श्रम है जितना कि शारीरिक श्रम, और आने वाले समाज में जब विभिन्न तत्वों के आपसी संबंधों का समायोजन समानता के आधार पर होगा तो उत्पादक और वितरक दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण माने जाएंगे। आप एक नाविक से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह 24 घंटे बाद अपना जहाज रोककर रोजी कमाने के लिए 4 घंटे काम करने चला जाएगा, या एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला और अपना प्रयोग छोड़कर खेत पर अपने काम का कोटा पूरा करने चला जाएगा। यह दोनों ही बहुत उत्पादक काम कर रहे हैं। समाजवादी समाज में इतने ही अंतर की आशा की जाती है कि दिमागी काम करने वाला शारीरिक काम करने वाले से ऊंचा नहीं माना जाएगा। निःशुल्क शिक्षा के बारे में लाला रामशरण दास का विचार सचमुच ध्यान देने योग्य है, और रूस में वहां की समाजवादी सरकार ने बहुत कुछ उसी प्रकार की पद्धति अपनाई है। अपराध के संबंध में उनकी बहस सचमुच बहुत आगे बढ़ी हुई विचारधारा है। अपराध एक बहुत गंभीर सामाजिक समस्या है जो बहुत सतर्क इलाज चाहती है। लेखक ने अपने जीवन का अच्छा भाग जेल में बिताया है, उसे अमली तजुर्बा है। एक स्थान पर उसने ठेठ जेल की शब्दावली का प्रयोग किया है, जैसे हल्की मशक्कत, दरमियानी मशक्कत और सख्त मशक्कत आदि। सभी अन्य समाजवादियों की भांति उसका सुझाव है कि दंड का आधार प्रतिशोध की बजाय सुधार का सिद्धांत होना चाहिए। न्याय विधान को परिचालित करने वाला सिद्धांत दंड देना न होकर सुपथ पर लाना होना चाहिए, और जेलों का रूप वास्तविक नर्क होने के बजाय सुधारालयों का हो। इस संबंध में पाठकों को चाहिए कि रूसी कारागार व्यवस्था का अध्ययन करें। सेनाओं पर बात करते समय उसने युद्धों के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मेरा मत है कि उस समय के विश्व कोश में युद्ध के बारे में बहुत कम सफ़े रहेंगे और युद्ध सामग्री अजायब घरों की शोभा बढ़ाएगी, क्योंकि उस समाज में युद्धों को जन्म देने वाले परस्पर विरोधी हित नहीं रह जाएंगे। अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि युद्ध संक्रमण काल तक रहेंगे। यानी हम रूस का उदाहरण लें तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे। वहां इस समय सर्वहारा वर्ग का अधिनायक यंत्र है। वे लोग समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तब तक के लिए पूंजीवादी समाज से अपनी रक्षा करने के लिए उन्हें एक सेना रखनी पड़ रही है, लेकिन उसके युद्ध उद्देश्य भिन्न होंगे। क्रांतिकारी सेनाएं दूसरे देशों में जाएंगी, वहां की जनता पर शासन करने या उसे लूटने के लिए नहीं, बल्कि शोषक शासकों को उनके सिंहासनों से नीचे गिराने के लिए, उनके खून चूसने वाले शोषण का अंत करने के लिए और वहां की मेहनतकश जनता को मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन वहां हमारे जवानों को लड़ने के लिए उकसाने हेतु पुरानी राष्ट्रीय या जातीय घृणा नहीं होगी। आज के सभी मुक्त विचारकों का सबसे अधिक जनप्रिय और फौरी उद्देश्य है विश्व संघ, और लेखक ने उस विषय पर अच्छा लिखा है, और तथाकथित लीग ऑफ नेशंस की आलोचना बड़ी सुंदर है। 571वें पद के नीचे दिए एक फुटनोट में लेखक ने संक्षेप में उपायों के प्रश्न को लिया है। वह कहता है, इस प्रकार के राज्य शारीरिक हिंसात्मक क्रांतिकारियों द्वारा नहीं स्थापित किए जा सकते। वह समाज पर बाहर से थोपा नहीं जा सकता, उसे तो अंदर से ही विकसित होना पड़ेगा। इसकी प्राप्ति धीरे धीरे क्रम विकास की प्रक्रिया द्वारा और जनता को ऊपर बतलाई लाइन पर प्रशिक्षित करके हो सकती है आदि। इस बयान में अपने में कोई असंगति नहीं है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी तरह से उसकी व्याख्या न की जाने के कारण वह कुछ गलतफहमियां या उलझन पैदा कर सकता है। क्या इसका यह मतलब है कि लाला रामशरण दास को बल प्रयोग की निरर्थकता का ज्ञान हो गया है? क्या वे अहिंसा के कट्टर समर्थक हो गए हैं? नहीं, इसका यह मतलब नहीं निकलता। उपरोक्त बयान का क्या मतलब है, आइए उस पर थोड़ी रोशनी डालते चलें। अन्य किसी व्यक्ति की अपेक्षा क्रांतिकारी इस बात को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि समाजवादी समाज की स्थापना हिंसात्मक उपायों से नहीं हो सकती, बल्कि उसे अंदर से ही प्रस्फुटित और विकसित होना चाहिए।
लेखक का सुझाव है कि उपाय के रूप में केवल प्रशिक्षण से ही काम लेना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि यहाँ की मौजूदा सरकार दरअसल सभी पूंजीवादी सरकारें इस प्रकार के प्रयासों की न सिर्फ सहायता नहीं करेंगी बल्कि इसके विपरीत निर्दयता पूर्वक उसका दमन करेंगी। तब उसके क्रम विकास से क्या हाथ लगेगा? हम क्रांतिकारी लोग सत्ता हथियाने और एक क्रांतिकारी सरकार संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। उस सरकार को जनता को प्रशिक्षित करने के लिए अपने सभी साधनों को काम में लाना होगा, जैसा कि इस समय रूस में हो रहा है। पूंजीपतियों के हाथों से सत्ता छीनने के बाद रचनात्मक कार्य के लिए शांतिपूर्वक उपाय काम में लाए जाएंगे और बाधाओं को कुचलने में शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यदि लेखक का यही अभिप्राय है तो हम उसके साथ हैं और मुझे विश्वास है कि उसका यही मतलब है। पुस्तक पर मैंने काफी विस्तार से लिखा है। दरअसल मैंने उसकी आलोचना लिख डाली है, लेकिन मैं पुस्तक में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए कहने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसका एक ऐतिहासिक मूल्य है। 1914-15 के क्रांतिकारियों के यही विचार थे। मैं अपने नौजवानों के लिए खास तौर पर इस पुस्तक की सिफारिश करता हूं, लेकिन एक चेतावनी के साथ, कृपया आंख मूंद कर इस पर अमल करने के लिए या इसमें जो कुछ लिखा है उसे वैसा ही मान लेने के लिए इसे न पढ़ें। इसे पढ़ें, इसकी आलोचना करें, इस पर सोचें और इसकी सहायता से स्वयं अपनी समझदारी बनाएं। भगत सिंह। तो दोस्तों, ये था भगत सिंह का लिखा आर्टिकल ड्रीमलैंड की भूमिका। अगली बार हम देखेंगे भगत सिंह के आर्टिकल पर क्या कहना था ड्रीमलैंड के लेखक लाला रामशरण दास का। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।